लाइट बंद करो जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर कौन सा है? 30 है मेरे ख्याल से। 29 था ना वो, जिसमें हमने टेक्स्ट का 30 है। पिछला एक काम करके लिखवा दो, टेक्स्ट का 30 है जो इससे पहले हम करे थे। अच्छा जी। अच्छा यार, ये हम न्यूमेरिकल करे थे। न्यूमेरिकल में यार, ये न्यूमेरिकल में एक एडजस्टमेंट थी पॉइंट आई में। इसको देख लो, पॉइंट आई वाली एडजस्टमेंट। पढ़ें जी। पॉइंट आई वाली एडजस्टमेंट। ही रिडीम्ड, रिडीम का मतलब क्या होता है? सोल्ड। ही सोल्ड 4000 यूनिट्स ऑफ एन ओपन एंड म्यूचुअल फंड। अच्छा, ओपन एंड म्यूचुअल फंड क्या है? जरा आप आओ कैपिटल गेन के चैप्टर में। कैपिटल गेन के चैप्टर में आके सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आओ। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है इसको छोड़ो, बस पेज 223 पे आके ये नोट कर लो, इसको टेक कर लो। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। सर ये डब्बे इतने इंपॉर्टेंट हैं, इन डब्बों में कभी इस तरह भी हो सकता है? भाई अगर कभी हुआ तो मैं बता दूंगा, वरना जो डब्बा मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप बेशक ना उसको पढ़ा करें। बस जितना मैं लेके आपको चल रहा हूं उतना चले। और यार एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल में कभी परफेक्शन की तरफ ना जाना कि न्यूमेरिकल में मेरी परफेक्शन हो जाए। आप आखिरी दिन भी अटेम्प्ट कर रहे होगे तो 10-20% नहीं होगा अटेम्प्ट, उसका कोई हल नहीं है। आप थ्योरी पे फोकस करो अपना। और इसीलिए आईकेएप ने भी 50 मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल में, अगर 20 नंबर के तो 10 नंबर रखे हुए हैं पास होने वाले के लिए। तो इससे कॉन्फिडेंस कभी शेक नहीं होना चाहिए। आधा न्यूमेरिकल, अगर अभी आधा न्यूमेरिकल आपका ठीक हो रहा है ना, अभी अभी तो मैंने न्यूमेरिकल जरा टेस्ट में थोड़ा दे दिया था टफ, क्योंकि इस तरह का सवाल मैंने क्लास में कराया नहीं होता फुल फ्लेज। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह उम्मीद है अगले टेस्ट में आप गिला या शिकवा नहीं कर सकेंगे कि इस तरह का कोई फुल फ्लेज न्यूमेरिकल नहीं कराया था और टेस्ट में एकदम जो है वो न्यूमेरिकल दे दिया था। अच्छा, तो ये यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। इस बुनियाद के ऊपर इसको हमने सिक्योरिटीज लिया था। तो इसका गेन सेपरेट ब्लॉक था। ओपन एंड क्लोज एंड म्यूचुअल फंड होते हैं, शायद आपने इकोनॉमिक्स में कभी पढ़ा हो। ओपन एंड फंड, क्लोज एंड फंड पढ़े होते? नहीं पढ़ा था, चलो खैर है। ही रिडीम्ड 4000 यूनिट्स ऑफ एन ओपन म्यूचुअल फंड एट 58.6 ऑन 31 मार्च। ये यूनिट्स परचेज किए थे 15 महीने पहले इतने पे। एंड क्रिएटिव हैड क्लेम्ड अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 40,000 ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसमें की है मेरे भाई? ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या ओपन एंड म्यूचुअल फंड के शेयर्स को यूनिट्स कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट यूनिट्स में की थी आपने, इन्वेस्टमेंट आपने शेयर्स में की थी, और आपको टैक्स क्रेडिट मिल चुका था 40,000 पिछले साल। यार एक बात बता दो कि टैक्स क्रेडिट किस में मिलता है? टैक्स क्रेडिट किस पे मिलता है? हाँ जी, टैक्स क्रेडिट मिलता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करने पे। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करने पे जो टैक्स क्रेडिट मिलता है वो यहां लिखा हुआ था कि आप नए शेयर अगर खरीदें तो आपको टैक्स माफ हो जाएगा। किसके खरीदें? पब्लिक लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब ना इसमें कुछ बच्चे पता है क्या सवाल पूछते हैं, सर इसको टैक्स क्रेडिट पिछले साल मिला था, सर इसको क्यों मिला था? क्या ये यूनिट्स जो ओपन एंड म्यूचुअल फंड के हैं? सर हमें तो पता ही नहीं ओपन एंड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। चलो आपको नहीं पता, इसको छोड़ो। मैंने कम से कम ये तो अभी आपको दिखा दिया ना कि यूनिट्स ऑफ ओपन एंड म्यूचुअल फंड फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो अगर ये सिक्योरिटीज हैं तो सिक्योरिटीज में तो पब्लिक कंपनी भी उसकी डेफिनेशन में आती है। तो जब ये पब्लिक कंपनी उसकी डेफिनेशन में आती है तो क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे? सर सवाल में नहीं लिखा हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूं नहीं लिखा हुआ, लेकिन सवाल ने कह दिया पिछले साल टैक्स क्रेडिट मिला है। इसका मतलब है कि पिछले साल टैक्स वालों ने होश के नाखून लेके टैक्स माफ किया होगा, और कंडीशंस पूरी हुई होंगी तो उन्होंने टैक्स माफ किया होगा। वो पागल नहीं है कि हमें टैक्स माफ कर दें। इतने अच्छे नहीं होते टैक्स वाले, क्या आप जो मर्जी करते फिर वो टैक्स माफ कर रहे हो? आपको आपने कोई कंडीशंस पूरी की होंगी तो उन्होंने टैक्स माफ किया होगा पिछले साल। तो मैं मान रहा हूं 100% सबके सामने एक्सप्लिसिटली क्लास में खड़े होके मैं ये बात मान रहा हूं सबके सामने कि सवाल में उसने नहीं लिखा हुआ ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं चीजें। तो हमें टैक्स क्रेडिट अगर वैसे निकालने को आ जाता तो फिर हम परेशान ही रहते कि टैक्स क्रेडिट निकालना या नहीं निकालना।
सवाल वाला अगर कह रहे हैं पिछले साल टैक्स रेट मिल गया था, इसका मतलब है पिछले साल लॉ फॉलो हुआ होगा और ये लिस्टेड ही होंगे स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसलिए मेरे भाई अगर सवाल कह देना पिछले साल टैक्स माफ हुआ है, तो फिर आपने क्या सोच रहे हैं कि कंडीशंस पिछले साल पूरी हुई होंगी तो टैक्स माफ किया होगा, वरना टैक्स वाले इतने अच्छे कोई नहीं कि टैक्स माफ कर दे, मिटाओ। चलें जी। अच्छा अब ये यहां रूल पढ़ लो क्या है, फिर करते क्या है बताओ, करते क्या है फिर? ये उसी सफे पे आओ, सेक्शन 62 बाइंड करवा लो भाई सारे एक बुक को। वेयर अ टैक्स क्रेडिट हैज बीन अलाउड फॉर शेयर्स, एक दिन की जहमत है। वेयर अ टैक्स क्रेडिट हैज बीन अलाउड फॉर शेयर्स परचेज्ड एंड द पर्सन हैज मेड डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विद इन 24 मंथ्स, द टैक्स क्रेडिट फॉर द टैक्स ईयर इन व्हिच द शेयर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ शैल बी इंक्रीज्ड बाय द क्रेडिट अलाउड। तो इस तरह की हमने एग्जांपल की थी, एग्जांपल 5, छोटी छोटी करके एग्जांपल्स आपको सारी करवाई हुई थी, इकट्ठी करके सवाल के अंदर आ गई थी। तो अगर आप 24 महीने के अंदर शेयर बेच दें तो आपको सजा ये मिलेगी कि पिछले साल जो टैक्स क्रेडिट माइनस हुआ था वो इस साल ऐड हो जाएगा। इसलिए कल न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पे देखो जरा, एंड में ऐड किया हुआ है मैंने सॉल्यूशन न्यूमेरिकल वाला जो कल आपने किया था, ऐड किया हुआ, याद आ रहा है? पढ़ो पढ़ो क्या लिखा था, ऐड टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड। ये नहीं कि बैक करके कल वाली वीडियो खोल रहे हो और उसके एंड पे जा रहे हो। बहरहाल मैंने उनको कह दिया वीडियो कल वाली खोल लें, जो हजरात जो है वो कल नोट नहीं कर रहे थे न्यूमेरिकल, साथ साथ घर में बैठ के भी नोट नहीं कर रहे थे, तो घर में खड़े होते तो नोट कौन कैसे करते? घर वालों को क्या करें, हम पढ़ ना रहे हो तो हमें खड़े कर दिया करें, तकरीबन आधा घंटा घंटा धूप में आप खड़े रहेंगे तो फिर ही आप जाके सीधे, नहीं कुछ बच्चे तो हैं सीधे। चलो जी आगे, और क्या था? नहीं बस ठीक है, ये दोनों बातें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अच्छा यार, अब न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या बना है ओवरऑल? पहले क्या आते हैं, हेड्स ऑफ इनकम, फिर आ जाती है टोटल इनकम, फिर माइनस करने होते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस, फिर आ जाती है टैक्सेबल इनकम, फिर निकालना होता है टैक्स। इस टैक्स को कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला टैक्स। इसमें से माइनस करना होता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर एक लाइन छोड़ के जवाब आता है, फिर इसमें से माइनस करना होता है टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 टू 63, और फिर उसके बाद एंड पे ऐड करना होता है टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज और इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा आप क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ, वो बात अपनी जगह, हेड्स ऑफ इनकम में टोटल और टोटल उस बहस में मैं नहीं गया। भूल गई पुरानी बातें, इतना न्यूमेरिकल में कल मगन हुए कि भूल ही गया मुइन साहब नौकरी कर रहे थे, भूल ही गया मुइन साहब नौकरी कर रहे थे, 30 लाख उनकी बेसिक सैलरी थी, बेचारे कमजोर थे, माड़े थे, एम्प्लॉयर मिल्क अलाउंस दे रहा था, हाउसिंग अलाउंस दे रहा था, ट्रैवल अलाउंस दे रहा था, बोनस पे इसलिए टैक्स नहीं लगाया कि सैलरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस। वापस आ जाए जी उधर ही जिथे दी। चलो यार, ये न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, पढ़ो पॉइंट टू पढ़ो, रिवाइज करा देता हूं यार थोड़ा सा, आ जाओ। ऐसी क्या परसों का लेक्चर आप दोबारा सुनेंगे खोल के, रिवाइज कर लें। देखो इधर ये जो अलाउंसेस वगैरह के, अलाउंस और रीइंबर्समेंट में क्या फर्क होता है? अलाउंस और रीइंबर्समेंट में अलाउंस होता है लगा बंधा कैश, यार ये दूसरा सफर सैलरी के चैप्टर का, याद किया करो ना साथ साथ, तो फिर पेज भी जरा जहन में रहते हैं। अलाउंस क्या होता है? लगा बंधा कैश, और अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर ये नहीं पूछता कि तुम्हारा बिजली का बिल कितना आया घर का। और रीइंबर्समेंट क्या होती है? जो एम्प्लॉय पहले खर्चा करता है फिर बाद में एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर देता है। क्लियर? अच्छा मुझे ये बताओ कि अलाउंस या रीइंबर्समेंट दफ्तर के काम के लिए भी हो सकती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह सकता है यार ये अलाउंस पकड़ो लाख रुपया और जाओ कराची के अंदर सेमिनार अटेंड करके आ जाओ, तो फिर अगर अलाउंस दफ्तर के काम के लिए तो सैलरी नहीं होगा क्योंकि एम्प्लॉय की जात को फायदा नहीं हुआ ना, तो पैसा बेचारा दफ्तर के काम में खर्च हो गया। और रीइंबर्समेंट भी दफ्तर के काम के लिए हो सकती है,
रीइंबर्समेंट दफ्तर के काम के लिए होती है और दफ्तर के काम के लिए नहीं होती है, इसकी मिसालें सुनना शुरू करो। रीइंबर्समेंट दफ्तर के काम के लिए होती है, दफ्तर के काम के लिए नहीं होती, इसकी मिसालें सुनना शुरू करो। प्रिंसिपल साहब ने ऑफिस बॉय को बुलाया और ऑफिस बॉय को बुला के कहा कि भाई यार तुम ना ऐसा करो कि तुम्हारे घर के बिजली का बिल मैं दे दिया करूंगा। अब वो बिजली का बिल पे करते हैं, बिल लाके प्रिंसिपल साहब को देता है और प्रिंसिपल साहब उसको रीइंबर्स कर देते हैं। तो एम्प्लॉय को बड़ी खुशी होगी, यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया। कमिश्नर कहेगा ठीक है ये सैलरी इनकम है आपकी, इस पे टैक्स दें। फिर ऑफिस बॉय आता है, ऑफिस बॉय को प्रिंसिपल साहब कहते हैं यार मैं तेरे काम से बड़ा खुश हूं, ऐसा करते हैं तेरे घर का जो है वो किराया भी मैं ही दे दिया करता हूं, तेरे घर का किराया मैं दे दिया करूंगा। तो एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय किराया पे करते हैं अपने घर का, किराया पे करके प्रिंसिपल साहब को रसीद लाके देता है, प्रिंसिपल साहब वो खर्चा उसको रीइंबर्स कर देते हैं। तो एम्प्लॉय बड़ा खुश हो जाता है, यार लो जी मेरा तो रेंट भी पे कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब घर का, तो रेंट रीइंबर्स हो रहे हैं, ये सैलरी इनकम है उसकी। तो थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल साहब कहते हैं यार वो ना आई कैप के अंदर पेपर है आज, तो वहां जाके ना जरा पंफलेट वगैरह बांटने हैं, तो उसमें तो ऐसा करके क्रीम बाइक करवा ले, चला जा, क्रीम उबर बाइक करवा ले चला जा, और उधर खाना भी एक टाइम का खा ली। तो ये जब वापस आता है तो क्रीम बाइक के तो ईमेल आपको आ जाती है, आपको पता है। तो उसने क्रीम बाइक की जो 2 ईमेल्स आई थी जाने की और आने की, वो प्रिंसिपल साहब को दिखा दी, और साथ जो है खाने का जो बिल था वो दिखा दिया। और प्रिंसिपल साहब का यार ये पैसे मुझे खर्चा, ये मेरा खर्चा हुआ था, मुझे रीइंबर्स कर दें। प्रिंसिपल साहब ने उसे रीइंबर्स कर दिया। ये सैलरी इनकम है, ये नहीं है। ये किस काम के लिए खर्चा हुआ, दफ्तर के काम। तो दफ्तर के काम के लिए अगर प्रिंसिपल साहब को रीइंबर्स कर दें पैसे, तो फिर एम्प्लॉय की जात को फायदा नहीं होगा। बीवी बच्चों को बता रहा होगा कि मैं क्रीम पे गया, बीवी बच्चे कहेंगे हमें क्या फायदा, हमारे घर वालों को तो फायदा नहीं हुआ ना किसी को। तो ये तो दफ्तर के काम में सारा खर्चा हो गया। तो इसलिए ये बोलो, हाँ ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए रीइंबर्समेंट, ये सैलरी में ऐड नहीं होगी। लॉजिक याद रहेगी, लॉजिक यही है ना कि दफ्तर के काम में जो खर्चा पूरा हो रहा है तो उससे एम्प्लॉय की जात को क्या फायदा हो रहा है, ये सैलरी में ऐड करें। वापस आओ सवाल की तरफ। नई किताबों में ये सवाल है, वो जो नोट्स में क्लास में देता था मैंने किताब में ही डाल दिया है। ओ ये क्या हुआ है, ये लगा बंदा ऊपर चला गया है, ये हल्का सा पेज हिला मुझे लगता है। चलो खैर है, पढ़ो यार अगला पॉइंट। पॉइंट 2, in addition to above, Moin was also provided the following: ₹9 lakh for signing a bond with employer। ₹9 लाख रुपए उसको मिला है, एम्प्लॉयर के साथ उसने एक बॉन्ड साइन किया है। ये बता दो ना, कुर्सी आ गया। According to bond, he would not resign from his employment for 5 years। कंपनी ने मोइन को बुलाया, मोइन इधर आओ। जी 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 सर मैं आया। मोइन यार ये देखो, ये सफा इस पे साइन करो। सर ये क्या बात हुई, मैं क्यों सफे पे साइन करूं, सफे पे क्या लिखा हुआ है। मोइन ने जब सफा पढ़ा तो सफे पे लिखा हुआ था तुम 5 साल तक नौकरी छोड़ के नहीं जा सकते, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी जो है वो इतनी क्लास लेंगे, तुम्हारी सोच है ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम 5 साल तक नौकरी छोड़ के नहीं जा सकते, लिखो करो साइन। भाई ये ना सोचा करें कि वो साइन करके बाद में मुकर जाएगा, शरीफ बंदे होते हैं दुनिया में। तो अच्छा, तो वो उसने कहा सर मैं नहीं साइन करता, मैं 5 साल आपकी नौकरी करूं, मैं मेरे बीच में कोई अच्छी नौकरी मिली मैंने छोड़ के चले जाना है। एम्प्लॉयर ने कहा यार गाड़ी में आ जाओ, गाड़ियां याद है उस दिन वाली। एम्प्लॉयर ने कहा गाड़ी में आ जाओ, डिग्गी खोली तो उसमें से ब्रीफ केस निकाला तो 9 लाख रुपए निकला। अब इसने कहा सर मैं क्या, मेरी आने वाली नस्लें भी आपके पास जॉब करेंगी, आप तो खीर हैं आप, 5 साल बाद ये तरह दोबारा याद रखिएगा एक और पैकेज भी होगा, तो फिलहाल आप मुझे ये 9 लाख रुपया दे दें। तो ये 9 लाख रुपया लेके उसने एक एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे एग्री कर लिया। तो ये पॉइंट कैसे पढ़ूं, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। तो इंजमाम ये देखो, कंट्रोल एम करते हैं ना, कंट्रोल एम, तो यही वाली फाइल एक और नई खुल जाती है। अब आप ये कंट्रोल होम कर दो तो ये इधर आ जाएगा। अब आपकी 2 फाइल्स एक वक्त में खुल गई हैं। अब आप ऑल टैब करके इनमें मूव कर सकते हो। तो ये वही वाली फाइल है। आप बताओ ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है बिल्कुल। ई पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ई पॉइंट के अंदर यार ये 2 भी लग सकते हैं 5 भी लग सकते हैं। 2 और 5 ना मेरी नजर में एक है, कभी फर्क ना पूछना मेरे से, 2 और 5 मेरी नजर में एक है। 2 में क्या लिखा हुआ है, कोई कंडीशन पे आप एग्री कर जाए। कंडीशन क्या लगाई है, 5 साल तक नौकरी छोड़ के नहीं जा सकते, या कोई रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट भी कंडीशन ही होती है। तो बोलो भाई एम्प्लॉय क्या एग्री कर गया एम्प्लॉयर की लगाई हुई शर्त से, हाँ पैसे लेके मान गया। ऊपर से मुझे कैसे पता चला एम्प्लॉय मान गया, पढ़ो इधर, मोइन वॉज प्रोवाइडेड विद 9 लाख, तुम मानना है तो 9 लाख मिला ना। तो बोलो ये 9 लाख क्या है इसकी, इनकम सैलरी। ओ ये न्यूमेरिकल तो हम यहां सॉल्व नहीं कर रहे थे व्हाइट बोर्ड पे, न्यूमेरिकल तो हम इधर ही सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बोलो, आप लोग तो नीचे उसकी जगह थी कर रहे थे।
तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एग्रीइंग टू अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोलो पूरा 9 लाख। चले जी नोट करें। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो जी। ये इधर देखो, परसों ही हमने मेडिकल किया था ना, परसों आपने 4500 मिल्क अलाउंस ऐड किया था, हाउसिंग अलाउंस ऐड किया था, ट्रेवल अलाउंस ऐड किया था। अब इस अलाउंस का बता दो क्या करना है, 0.3 और अलाउंस का। स्पेशल अलाउंस ऑफ 50,000 was paid to meet the खर्चे necessarily to be incurred in performing official duties, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे उसने एम्प्लॉय ने जाना है, उसने एक्चुअल खर्चा 40,000 किया। यार ये अब एक अलग बहस शुरू हो गई है, एक्चुअल खर्चा 40,000, एक्चुअल खर्चे को जरा इग्नोर करो। अब बताओ फिलहाल ये अलाउंस किस पर्पस के लिए है? दफ्तर के काम के लिए है। ये सैलरी में ऐड होना चाहिए या नहीं ऐड होना चाहिए? अच्छा, अलाउंसेस क्या होते हैं, इसकी थोड़ी रिवीजन करते हैं यार। अलाउंसेस क्या होते हैं? अभी मैंने आपको रीइंबर्समेंट की रिवीजन कराई थी, अब मैं अलाउंसेस की रिवीजन कराने लगा हूं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया, बुला के कहा यार एंटरटेनमेंट थोड़ी बहुत ही कर लिया कर यार, तू ऐसे परेशान रहता है, तो मेरी तरफ से ना हर महीने 10,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब ये घर ले जाएगा, 10,000 खर्च करेगा खुशी से, ये इसकी सैलरी में ऐड होगा। और एम्प्लॉयर से पूछेगा नहीं कि 8,000 रुपए की इंटरटेनमेंट की या 4,000 की इंटरटेनमेंट की, क्योंकि अलाउंस लगा बंदा कैश होता है, अलाउंस में पूछा नहीं जाता एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुला के कहेगा यार तू फिर भी परेशान रहता है, सर वो घर के खर्चे बड़े बढ़ते जा रहे हैं सर, वो घर का किराया मालिक के मकान ने तंग किया है। कहते हैं यार एम्प्लॉयर बड़ा सखी था, एम्प्लॉयर ने कहा यार तू ऐसा कर, मेरी तरफ से ना 50,000 रुपए पकड़ ले, ये बस लगा बंदा कैश है, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये 50,000, ये मैं इस एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। अब ऊपर जाके फिगर्स देख रहे हो क्या है हाउस रेंट अलाउंस की, नहीं तो 50,000 रुपए तो लगा बंदा कैश मेरे से पकड़ ले और जा यार तू रिलैक्स कर। इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये नहीं पूछता कि तूने 40,000 रुपए या 45,000 रुपए वाला घर किराए पे लिया हुआ है, एम्प्लॉयर लगा बंदा कैश देके फारिग कर देता। इसी तरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछता है कि एम्प्लॉय क्या हाल है तेरा, खैरियत से, तुझे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजने लगा हूं कराची, ये ले लगा बंदा कैश 50,000 पकड़। ये पैसे इसने किस लिए दिए हैं? एम्प्लॉय घर ले जाएगा या अमानत है? अमानत है। किस मकसद के लिए एम्प्लॉय ने इस्तेमाल करने हैं? दफ्तर के काम के लिए। अब एम्प्लॉय अलाउंस का लफ्ज लिखा हुआ इधर, स्पेशल अलाउंस। अब एम्प्लॉय दफ्तर के काम के लिए ये 50,000 रुपए खर्च करेगा। एम्प्लॉय ने एयर टिकट करवाई, 13-14 की कराची जाने की टिकट है, तो लाहौर से 14,000 चलो 15,000 की टिकट कराई जाने की और आने की, 30,000 की वो हो गई। फिर एम्प्लॉय उधर 2 दिन होटल में रहा, ऐसी बातें कर रहा हूं अपनी तरफ से, 2 दिन होटल में रहा, 5,000 रुपया होटल का बिल बना, तो कुछ 40,000 रुपया जो है एम्प्लॉय का खर्च हो गया उसमें से। और खाने पीने का खर्चा भी एम्प्लॉयर ने दिया हुआ था, वो एम्प्लॉय ने नहीं किया। पहले दिन अपने कराची में खाला के घर चला गया, दूसरे दिन मामू के घर चला गया, वो उसका खाने पीने का खर्चा उसका बच गया। तो एम्प्लॉयर ने 50,000 दिया था, एम्प्लॉय खर्च करके आ गया 40,000 और दफ्तर का काम भी हो गया। एम्प्लॉयर आके नहीं पूछेगा। यही अलाउंस का लफ्ज का मतलब है। अलाउंस की डेफिनेशन कल मैंने लिखवाई थी, लगा बंदा कैश, एम्प्लॉयर नहीं पूछेगा बोल तूने खर्चा कितना किया। एम्प्लॉय की किस्मत है उसने सेव कर लिया, इस सेविंग पे आपने कुछ नहीं करना, आप अपना लौना बना लेना। हाँ, बहुत से बच्चे बैठे होते थे फिजिकली, तो क्लास भरी होती थी, आखिरी लाइन में बच्चे बैठे होते थे, वो कहते थे सर 10,000 बच तो गया ना, उसको उसकी इनकम में ऐड करें। भाई आपने अपना लॉ बनाना है, बना लें। आपकी अकल में शायद ये बात आ रही हो, मेरी भी अकल में कभी कभी बात आती है कि 10,000 की उसको सेविंग हो गई है, तो वो ये घर ही लेके जाएगा 10,000, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, लॉ मेकर ना अलाउंस में कभी खर्चे नहीं पूछता एक्चुअल। तो लिख लो, इन केस ऑफ अलाउंस वी विल इग्नोर, वो वही जो मैंने कहा था, लाख रुपया या 50,000 ले लो घर का किराए का, हाउस रेंट अलाउंस का। इसके बाद ये नहीं हम पूछेंगे कि कितना किया। इंटरटेनमेंट के पैसे ले लो 10,000, इसके बाद ये नहीं पूछेंगे कितनी इंटरटेनमेंट तुमने की। अलाउंस की नेचर है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट लफ्ज पता है ना, बाय डिफॉल्ट अलाउंस की नेचर है कि अलाउंस के पीछे खर्चा जो है वो पूछने का राइट ही नहीं होता एम्प्लॉयर का। इन केस ऑफ अलाउंस, ये आप लोगों के लिए पेपर के लिए बात लिखवा रहा हूं, ऑलवेज इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर।
इन केस ऑफ अलाउंस ऑलवेज इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अलाउंस के केस में एक्चुअल खर्चा आपने हमेशा इग्नोर करना है। तो यार आप अपनी किताबों पे ना इसको काट दो। काटने का मतलब ये नहीं कि सवाल गलत है, काटने का मतलब ये है कि इसको इग्नोर करना है। आप बता दो यार, एम्प्लॉयर आपको पता है यार, एम्प्लॉयर बहुत सखी हैं आजकल, कई एम्प्लॉयर बहुत सखी हैं आजकल, वो नहीं पूछते और पूछना बनता भी नहीं है, ठीक है। अलाउंस को ना आपने आज के बाद पता क्या समझना है कि जैसे शोहर नहीं बेगम को पॉकेट मनी देते, उसके बाद नहीं पूछते, मैं अच्छे शोहरों की बात कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं पूछते, तो अलाउंस उस तरह की यार चीज है। बस दे दे तो पूछो ना बस आगे फिर। आप बता दो अलाउंस देते हुए एम्प्लॉयर ने क्यों अलाउंस दिया था, कि एम्प्लॉइज को घर ले जाए या दफ्तर के कामों में इस्तेमाल करें। तो दफ्तर के कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बस ठीक है, आप इसको फुली एग्जेम्प्ट कर देंगे, आप इसको इनकम में ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज फॉर परफॉर्मिंग। तो ये सैलरी का पार्ट नहीं है, और बनना भी क्यों चाहिए सैलरी का पार्ट, इस बेचारे का क्या कसूर है, तो दफ्तर के काम के लिए मिला। अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी डैश। चलें जी आगे। थोड़ा यार .4 अगर समझ आ गया ना तो समझ लो खीर हो जाएगी। हाँ जी, कोई पल्ले पड़ा, क्या पल्ले पड़ा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा यार वो आजकल टेलीफोन और इंटरनेट के आपको पता है कनेक्शन जो है वो इकट्ठे ही मिल रहे हैं लोगों को, यानी वो आके टेलीफोन लैंडलाइन लगा के देते हैं, साथ इंटरनेट का कनेक्शन भी साथ ही होता है। तो तुमने वो कितने वाला लगवाया हुआ है, तो एम्प्लॉय कहते हैं सर जी वो अब साल का 20,000 है, पर मंथ नहीं है। एम्प्लॉय कहते हैं सर जी साल का 20,000 रुपया मेरा खर्चा बनता है टेलीफोन और इंटरनेट का मिला के। तो एम्प्लॉयर कहते हैं यार ये तो 20,000 ना, बिल आके मुझे दे दी मैं तुझे रीइंबर्स कर दूंगा, बिल आके मुझे दे दी मैं तुझे रीइंबर्स कर दूंगा। अब अगर एम्प्लॉय टेलीफोन और इंटरनेट अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहा है और सिर्फ एम्प्लॉय का बेटा वहां पे कंप्यूटर पे बैठ के गेमें खेल रहा है या एम्प्लॉय का बेटा ऑनलाइन लेक्चर ले रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर वो 20,000 रुपया एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड होगा, क्योंकि एम्प्लॉय के घर वालों को एम्प्लॉय की जात को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने ये रीइंबर्स करने के बाद कहा यार थोड़े बहुते इस पे दफ्तर के काम भी कर लिया कर, तकरीबन थोड़ी देर नेट जो है ना दफ्तर के कामों में इस्तेमाल किया कर, तो वो मैं तुझे ईमेल्स वगैरह कर दिया करूंगा, तो घर बैठ के थोड़ा सा मैं तेरे से काम लेना चाहता हूं, तो थोड़ा बहुत उसमें भी इस्तेमाल किया कर। अब जरा देखते हैं कि मैं ज्यूम कर रहा हूं दिन में ना 10 घंटे वो नेट यूज करता है, तो मुझे बता दो कितने घंटे वो नेट यूज करके घर के काम कर रहा है, कितने घंटे दफ्तर के काम कर रहा है। 20% of this amount was spent by मुइन in performing official duties। 20% अमाउंट मुइन ने दफ्तर के कामों में कर दी, यानी 10 घंटे अगर घर में इंटरनेट चलता है तो 10 में से 2 घंटे वो दफ्तर के काम कर रहा है और 8 घंटे वो काम कर रहा है घर के काम अपने कर रहा होगा, इंटरनेट सर्फिंग, वैसे ही कोई क्रिकेट मैच देख लेता होगा, या बेटा जो है वो उसका कोई इंटरनेट यूज कर लेता होगा। 8 घंटे उसके बीवी बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 घंटे वो दफ्तर के काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप बताओ 20,000 का अगर मैं 20% लगाऊंगा तो ये क्या आएगा, ये वो अमाउंट आएगी जो कि दफ्तर के काम में इस्तेमाल हुई है और सैलरी में ऐड होनी नहीं है। रीइंबर्समेंट लिखा होता बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट स्पेंड फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। तो फिर मैं क्या करूं यार बताओ, 20,000 को मल्टीप्लाई करूं 80% से, ताकि जो इसकी जात को फायदा हो रहा है वो सैलरी में ऐड हो। जी, रीइंबर्समेंट कौन सी वाली, फॉर ऑफिशियल ड्यूटी वाली या नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी वाली, नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी वाली निकलवानी है। जी निकलवाओ 20,000 जरा 80% जी, ये इनकम सैलरी में ऐड हो जाएगी।
अच्छा, आप लोग ना रजिस्टर पे देखो, इस तरह पेज प्लानिंग किया करो। ये अगर सफ़े ना आपका, तो सफ़े के एक्सट्रीम राइट साइड पे फिगर्स लिखा करो। कुछ बच्चे सफ़े के दरमियान में फिगर्स लिखते हैं ताकि इंग्लिश लिखने का खुला रूम हो आपके पास। देखो देखो, ये सफ़े ना, तो इस बॉर्डर तक आपने जाना है, एग्जैक्ट इस बॉर्डर तक। ठीक है भाई, ओवर। आगे अब मैं नहीं आपको पढ़ा सकता न्यूमेरिकल, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में वो एडजस्टमेंट्स हैं जो आज हमने पढ़नी है। अच्छा यार, ये कौन सा पॉइंट हमारा रह गया था? पेज 84 पे आओ, पॉइंट नंबर 4, याद आ रहा है? पेज नंबर 84 पे पॉइंट 4 पढ़ो जी। प्रोविडेंट फंड और इसका अरेंजमेंट क्या होता है? प्रोविडेंट फंड और इसका अरेंजमेंट यार कुछ ऐसा होता है कि एक होती है बास्केट, मुंह होता है इसका खुला, वो तेरी खैर पूरी गायब होगी। बास्केट का मुंह होता है खुला, इस पे लाल कपड़ा मलमल का डला होता है, थोड़ी सी जगह दाएं बाएं छोड़ी होती है खाली पैसे डालने के लिए। तो अब ये ना कहिएगा मैसेज पूछ के कि वो लाल कपड़ा नीचे गिर जाएगा दाएं बाएं से अगर नहीं कम। अच्छा, तो अब इसमें क्या है, इस बास्केट में थोड़े से पैसे एम्प्लॉय डालता है, थोड़े से पैसे एम्प्लॉयर डालता है। बड़ी गौर से बात सुननी है। प्रोविडेंट फंड का न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट ले लो। प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट क्या है कि ये एक बास्केट है, इसमें थोड़े से पैसे एम्प्लॉय डालते हैं और घुमा के जरा आपको तंग करने के लिए थोड़े से पैसे एम्प्लॉय डालते हैं। तो जब रिटायर हो रहे होते हैं ना, तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देता है बास्केट, पूरी बास्केट ले जा तू घर ले जा। अब सवाल यह है कि जब रिटायरमेंट के टाइम पर इसको जो पैसे मिलते हैं इस बास्केट से, उसमें होता यह है कि 8 लाख पड़ा होता है फर्ज करो, उसमें ओवर द ईयर्स 4 लाख एम्प्लॉय ने अपनी जेब से डाला होता है और 4 लाख एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है। 4 लाख एम्प्लॉय ने अपनी तनख्वाह से काट के कंट्रीब्यूट किया होता है और 4 लाख सारे सालों में एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से उसको तोहफे के तौर पे कंट्रीब्यूट करके दिया होता है। अब जब ये बास्केट लेके जा रहा होता है घर 8 लाख रुपए, तो रास्ते में मिलता है कमिश्नर। कमिश्नर कहता है उठा कपड़ा, ये मलमल का कपड़ा उठाते हैं, अंदर से निकलता है 8 लाख। अब कमिश्नर कहते हैं 8 लाख पे मुझे दे टैक्स, ये तुझे एम्प्लॉयर ने दिया है। वो कहता है नहीं, इसमें 4 लाख मेरी ही तनख्वाह से कट के इसमें जाता था। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कुर्सी खुद ब खुद क्यों नीचे जा रही है? जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। तो वो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, लॉजिकली उस पर आपको टैक्स देना है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। लेकिन इसकी तफसील में भी ना जाएं, सैलरी के चैप्टर के सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट डे हम इसका न्यूमेरिकल भी करके देख लेंगे। अब लैपटॉप आसमान लो मन जाओ है। चलो जी पढ़ो पॉइंट 4। पैसे कहां से मिले? फ्रॉम अ प्रोविडेंट और अदर फंड। और यार ऊपर से मिला के पढ़ा करो ना, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड इफ इट इज नॉट अ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इस तरह कर दो, मुश्किल इंग्लिश है, आसान कर दो। इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। आप जरा इंग्लिश समझो। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने मिलकर बास्केट में कितने पैसे डाले? 8 लाख रुपए। एम्प्लॉय ने अपनी तनख्वाह में से कटवा के 4 लाख, वो तो उसके अपने ही पैसे हैं। अपनी तनख्वाह में से फोर्स सेविंग, इसका नाम मैंने बताया था पहले दिन। तो एम्प्लॉय ने अपनी ही तनख्वाह में से काट के 4 लाख डाले, एम्प्लॉयर ने तोहफे के तौर पे 4 लाख डाले। बास्केट में कितने हैं? 8 लाख। जब लेके जा रहा होगा बास्केट, तो इसमें 4 लाख तो अपने ही पैसे लेके जा रहा होगा घर, बाकी 4 लाख पे से टैक्स देना पड़ेगा।
तो वो जो 4 लाख एम्प्लॉयर ने बास्केट में डाले हैं उसका मुश्किल से नाम पढ़ो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोविडेंट बास्केट इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन देन इट इज टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय का हिस्सा इसमें नहीं है तो वो टैक्सेबल है। कितना एम्प्लॉय का हिस्सा इसमें नहीं है? 4 लाख। वो जो एम्प्लॉयर वाला है, इसका क्या मतलब बना यार? मींस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। मींस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कान को ना बड़े मुश्किल तरीके से उसने पकड़ा है। इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, हालांकि उसे लिखना चाहिए था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे टैक्स दे दो। मींस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। इसका मतलब है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। चलें जी आगे। पॉइंट एफ, एनी पेंशन और एनओटी। ये कड़ी शर्त नीचे क्यों आ गया? ये ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन ये क्या जादू हो रहा है? अच्छा, जगह नहीं थी शायद। एनी पेंशन और एनओटी। एनओटी भी पेंशन का दूसरा नाम है। पेंशन का मिलती है रिटायरमेंट के से पहले, रिटायरमेंट के बाद। ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी। नेक्स्ट, एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर सेक्शन 14 तो भी हमने पढ़ा ही नहीं, तो जब 14 पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, वो भी सैलरी है आपकी। तो पॉइंट 3 को पेंडिंग कर दें। ये बड़ा एक अजीब सा मजे का कॉन्सेप्ट है, ये फिर कभी करेंगे। और आगे फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं। पॉइंट 4, सरासिफ की महीने की तनख्वाह मैं कहता हूं जी 2 लाख रुपया। सरासिफ की महीने की तनख्वाह 2 लाख रुपया। आप सरासिफ 2 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो 24 लाख रुपए पे टैक्स दे देते हैं। आपने जाके सर को मशवरा दिया, सर आप 24 लाख पे क्यों टैक्स देते हैं? सर आप 24 लाख पे क्यों टैक्स देते हैं? सर प्लीज आपके बहुत खर्चे हैं। सर ने कहा वो तो मेरे घर के खर्चे हैं यार, वो तो मेरे घर के खर्चे हैं, सैलरी कमाने के लिए मैं कौन सा खर्चा करता हूं? सर सैलरी कमाने के लिए आप कपड़े इस्त्री करवाते हैं, सैलरी कमाने के लिए आप जूते नए खरीदते हैं, सैलरी कमाने के लिए आप जो है वो पेट्रोल का खर्चा करते हैं, घर से गाड़ी पे आते हैं। सर सैलरी कमाने के लिए आप जो है वो इधर रंग बिरंगे खाने खाते हैं, बच्चों को पता चले सीए किया हुआ है। तो ये सारे खर्चे आप करते हैं। जरा प्रोटोकॉल जरा टीचर का एक होता है, तो इस वजह से आप ये सारे खर्चे करते हैं। सर ये आपके जो 24 लाख तनख्वाह है इसमें से खर्चे माइनस करें। 2 लाख आपको महीने का मिलता है। मेरे ख्याल से वो जो इधर उधर के पैसे डाल डूल के कपड़े कुपड़े खरीदते हैं आप, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ कपड़े आपने रखे ही कॉलेज पहनने के लिए हैं, तो वो मेरे ख्याल से 2 लाख में से 10-15 हजार आपका कपड़े खरीदने में, पेट्रोल में, इन चीजों में निकल जाता है। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में लॉ मेकर ने कहा यार प्लीज चुप कर जाओ, इस चैप्टर में एक खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्या प्रॉपर्टी के चैप्टर में हम लिस्टें पढ़ रहे थे, खर्चे माइनस करने की इजाजत है? क्या अदर सोर्स के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत है? क्या कैपिटल गेन के चैप्टर में? और ये चैप्टर आगे बढ़ा, इसने कहा जाओ सारे, कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। बड़ी बड़ी सब्जेक्टिव हो जानी थी ये बात, और बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाना था फिर इस बात को संभालना। वरना तो हर हर जो नौकरी पेशा बंदा है उसने कहना था यार मेरा तो बहुत खर्चा हो जाता है, मैं तो दफ्तर आता जाता हूँ, कपड़े खरीदता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत खर्चे होते हैं। लॉ मेकर ने कह दिया यार इस चैप्टर में खर्चे माइनस नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात पॉइंट 4 में हम पढ़ने लगे हैं। No deductions shall be allowed for expense paid by employee under the head salary. तो उर्दू में लिख लो, सैलरी के चैप्टर में खर्चे अलाउड नहीं है, बस सीधी सी बात। सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं है। चलें जी आगे बढ़े। पॉइंट 5, बताओ यार, बड़ी आसान सी बात है।
ये देखो, ये साल है, ये इसके अंदर जो है वो 12 महीने हैं। तो एम्प्लॉय ने 5 महीने पीटीसीएल से लाख लाख रुपया तनख्वाह ली। पीटीसीएल की एक जानने वाली कंपनी है यूफोन, क्योंकि पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं। यूफोन ने कहा पीटीसीएल को, यार ये इंजीनियर की हमें जरूरत है, महीने के लिए आप दे दो, तनख्वाह हम दे देंगे। तो पीटीसीएल ने उस इंजीनियर को कहा, यार तुम मेरे नौकर हो, जाओ यूफोन में महीना काम करो, तो तनख्वाह उन्हीं से लेना, फिर वापस आ जाओ। तो 1 महीना ये यूफोन में गया, फिर वापस आ गया पीटीसीएल में, काम करता रहा। साल के आखिरी 2 महीने हुकूमत पाकिस्तान का फोन आया, यार ये इंजीनियर हमें चाहिए, इसकी तनख्वाह हम दे देंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे इन्होंने भेज दिया उसको उधर, चलो यार ले जाओ, तुम लोग हमारे इंजीनियर बड़ा जबरदस्त काम करने वाले, तुम बुला रहे हो इसे। तो आखिरी 2 महीने से हुकूमत ने तनख्वाह दी। अब ये जो एम्प्लॉई है, इसने जाके कमिश्नर को कहा, मैं जो ये येलो बॉर्डर वाली तनख्वाह, इस पे मेरे से टैक्स ले लो। ये तो मेरे एम्प्लॉयर ने नहीं दी, ये तनख्वाह तो इस महीने की मुझे हुकूमत ने दी है, इस महीने की तनख्वाह मुझे यूफोन ने दी है, मैं तो नौकर हूं पीटीसीएल का, तो पीटीसीएल में जो मैंने नौकरी की है उसकी तनख्वाह पे टैक्स दूंगा। लॉ मेकर कहते हैं नहीं, ये सारा का सारी तनख्वाह तुम्हारी टैक्सेबल है। तो ये बात उसने लिखी हुई है। तो तनख्वाह एम्प्लॉयर खुद भी दे सकते हैं, अगर एम्प्लॉयर काम ना ले रहा हो, थोड़े अर्से के लिए एम्प्लॉयर का जानने वाला काम ले ले एम्प्लॉय से, तो वो भी तनख्वाह दे सकता है। और कोई थर्ड पार्टी भी एम्प्लॉयर से अरेंजमेंट करके तनख्वाह दे सकती है एम्प्लॉय को। तो फिर ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को तो जो भी पैसे मिले वो सैलरी है ना बस उसकी। An amount shall be assumed as received by an employee if it is paid. If it is paid by employee's employer, यहां कौन मुराद है? पीटीसीएल। लिखते रहो ना, फिर ऐसे फिर अभी अभी समझ आ जाती है बात, घर जाके भूल जाती है। If it is paid by employee's employer, if it is paid by associate of employer, यूफोन, और a third party under an arrangement with the employer, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो थर्ड पार्टी है ना, गवर्नमेंट तो हमारी जानने वाली नहीं होती। एसोसिएट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कुछ दिनों में, चैप्टर 5 में। वो दिन इंशाल्लाह रिजल्ट से पहले ही आ जाएंगे। ओके, रिजल्ट किसका? टेस्ट 3 का? नहीं 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 नहीं, रिजल्ट का मतलब आपको पता है। पॉइंट बी, यार ये पैसे जो एम्प्लॉय को हैं, पास्ट एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं, फ्यूचर एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं। ये तो जनरल बात कर रहा है ना, पास्ट एम्प्लॉयर से भी पैसे मिल जाए, फ्यूचर एम्प्लॉयर। सादा सी बात, आप गवर्नमेंट में थे, आपने पेप्सी में जॉब करनी है, तो पेप्सी वालों ने कहा यार अगले साल के ना, जब तुम हमारे पास आओगे उसके 2-3 महीने की तनख्वाह भी ले लो, जब अभी गवर्नमेंट में ही हो तुम, लेकिन तुम्हें जरूरत है सुने पैसों की, तुम अभी ले लो। तो फ्यूचर एम्प्लॉयर भी आपको पैसे दे सकता है। अच्छा यार, इसका क्या मतलब है? देखना जो मैं सर्कल लगा रहा हूं, यार ये बताना था मुझे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा। इसका क्या मतलब है भाई? अभी तक बाय का मतलब है तनख्वाह देने वाला कौन है। पॉइंट बी में भी बाय का मतलब है तनख्वाह देने वाला कौन है। पॉइंट सी का मतलब है तनख्वाह मिल किसको हो रही है, तनख्वाह मिल किसको हो रही है। अच्छा इधर देखो, एम्प्लॉई, इसी तरह की एक मिसाल समझाता हूं। पीटीसीएल में, फर्स्ट करो एम्प्लॉय पीटीसीएल में ही नौकरी करता रहा, पीटीसीएल में ना यूफोन गया ना हुकूमत के पास गया। एम्प्लॉय को पीटीसीएल ने तनख्वाह दी इतने महीने, इस महीने एम्प्लॉय ने फोन किया एम्प्लॉयर को, यार मैं जरा थोड़ा लेट हो गया हूं, तनख्वाह की मुझे अभी जरूरत है, तो मैं बेटे को भेज रहा हूं अपने। तो बेटा जानने वाला होता है, एसोसिएट, रिश्तेदारों को भी एसोसिएट कहते हैं। मैं बेटे को भेज रहा हूं, बेटे को जरा मेरी तनख्वाह पकड़ा दो। तो उन्होंने बेटे को तनख्वाह दे दी इस महीने की, तो इस महीने की एम्प्लॉय खुद तनख्वाह लेके गया दफ्तर से आके, इस महीने की बेटे को भेज दिया। फिर इन सारे महीनों की भी एम्प्लॉय ने खुद ही तनख्वाह ली। आखिरी 2 महीने एम्प्लॉय बीमार हो गया, बेटा उसका बाप की तीमारदारी में मसरूफ था, तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को फोन किया पीटीसीएल को, यार वो मेरा एक दोस्त है, तो इसका ये नाम है, ये आईडी कार्ड है उसका, तो ये आपके पास आ रहा है, आखिरी 2 महीने की तनख्वाह ना आप इसको दे दीजिएगा, ये मुझे लाके अस्पताल में दे देगा, मैं जरा बीमार हूं, मैं नहीं आज चला सकता। तो अब जब साल का एंड आया और कमिश्नर आया और कमिश्नर ने टैक्स मांगा, तो एम्प्लॉय की सारी बीमारी दूर हुई, तंदुरुस्ती में खड़ा होकर बोला मैं तो सिर्फ वो वाली सैलरी पे टैक्स दूंगा जो मैंने जाके लिया एम्प्लॉयर से। नहीं 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 मेरे भाई, आपके बेटे ने भी लाके आपको दी थी, आपके दोस्त ने भी लाके तनख्वाह आपको दी है, तो वो तनख्वाह जरूरी नहीं आप खुद जाके लें। आप तनख्वाह लेने के लिए किसी को भी भेज दें तो समझ लिया जाएगा आपको तनख्वाह मिल गई है और आपने उस पर टैक्स देना है। अब मतलब समझ आया बाय और टू का? बाय का मतलब था तनख्वाह देने वाला कौन है, और टू का मतलब है तनख्वाह मिल किसको रही है।
आप पढ़ें, an amount shall be assumed as received by an employee if it is paid। यार ये देखा करो यार, वो इसकी आदत डाल लो यार, क्या पेड बाय, पेड टू, पेड टू 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 एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को आपने तनख्वाह दे दी, या बेटा एम्प्लॉय के बेटे को तनख्वाह दे दी, या दोस्त, और तो अंडर एन अरेंजमेंट एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से हमने फिर एग्री करना है इस बात पे कि यार वो बंदा तुम्हारी तनख्वाह लेने आएगा, पता नहीं लेके गायब ना हो जाए, तुम एग्री कर रहे हो? एम्प्लॉय कहता है हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी है वो, मैं उसे भेज रहा हूँ मेरा दोस्त एक थर्ड पार्टी है मेरे लिए, मैं उसे भेज रहा हूँ, उसे तनख्वाह दे देना। ठीक है जी, क्लियर? ओके, चलो जी यार अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ये पॉइंट सिक्स नहीं पढ़ना, पॉइंट सिक्स में ना न्यूमेरिकल है अगले सफे पे, वो करते हैं। मिस्टर अजहर is an employee of ABC company. He has provided you with the following details for tax year 2011. बेसिक सैलरी है उसकी 40,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस है उसका 2,000 पर मंथ, एंड हाउस रेंट अलाउंसेस 20,000 पर मंथ। ही रिटायर्ड ऑन अप्रैल 30, 2011। बोलो कितने महीने नौकरी की? जुलाई, अगस्त, बोलो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कितने महीने बन गए? ओ यार मार दूंगा, 31 मार्च तक 9 महीने बनते हैं। चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। 30 अप्रैल के बाद तो कौन सा महीना बच जाने? 30 अप्रैल के बाद कौन सा महीना बच जाने? मई, जून, उधर 2 गिन रहे हो हम। ये मसला ना इंट्रो की क्लास से शुरू होता है, जब डेप्रिसिएशन टीचर कैलकुलेट करवाते हैं और कहते हैं महीने गिनाओ, और ये मसला सीए फाइनल में भी रहता है, तो इस मसले को एड्रेस कर लें आज ही। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बोलो जी कितने महीने हैं? 10 महीने हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10 महीने, 10 महीने इसने नौकरी की है, तो आगे नहीं पढ़ना आपने। और रिटायर हो गया होगा ना यार, लिखा हुआ है कहीं, ही रिटायर्ड ऑन अप्रैल 30। तो बेसिक सैलरी 40,000, डीएनएस अलाउंस, महंगाई अलाउंस 2,000 रुपया, हाउस रेंट अलाउंस 20,000। ये तो लगा बंदा कैश, ये तो बस सैलरी में ऐड ही करना है। मिस्टर जो भी है, अच्छा उसको मैं बाद में लिखता हूं, इनकम फ्रॉम सैलरी, कराओ कैलकुलेट। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय जी, हाँ फिर 12 बोल रहे तू, क्या करूं तेरे साथ? 10 मंथ्स कितनी होगी? आगे बोलो। डीएनएस अलाउंस पेपर में पूरा लिखना जरा, 10 मंथ्स। हाउस रेंट अलाउंस क्लियर? चलो यहां तक नोट करो। ऊपर ना 2-3 लाइनें, 1-2 लाइनें छोड़ के कुछ लिखवाना है मैंने यहां। जल्दी करो ना यार, इसमें अब क्या नोट कर रहे हो, जल्दी करो। चलें आ जाए इधर। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट इज 9.5 लाख। रिटायरमेंट के वक्त गोल्डन हैंडशेक के पैसे कितने मिले? 9,50,000। गोल्डन हैंडशेक के पैसे पता है क्या होते हैं? मैंने कल बताए थे। ये एम्प्लॉयर नहीं पेंशन नहीं होती, पेंशन अलग होती है, वो बाद में मंथली मिलती रहती है। ये गोल्डन हैंडशेक ना इकट्ठे पैसे मिलते हैं। एम्प्लॉय जान नहीं छोड़ा होता, एम्प्लॉयर कहता है निकल जा नौकरी से, नहीं निकलूंगा। एम्प्लॉयर कहता है निकल, निकाल के दिखाएं, निकाले मुझे आप, देखिए मैं करता क्या हूं। एम्प्लॉयर ने कहा 9.5 लाख ले, निकल। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, चला गया, बात खत्म। इतनी सी बात ही ऐसी पड्डा डाल रहा था, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। चलो चलाओ। हाँ जी बोलो, गोल्डन हैंडशेक के पैसे
ये हैवी पेमेंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को की और नौकरी से फारिग कर दिया। यार आगे सवाल ना पढ़ो, आगे सवाल ना पढ़ो, खत्म करो इसको। टैक्सेबल इनकम, आगे सवाल नहीं पढ़ना आपने। 0 0 0 0 1 5 7 टैक्सेबल इनकम, इस पे टैक्स। यार ये सिर्फ सैलरी कमा रहा है, सिर्फ सैलरी कमा रहा है। अब फिर चैप्टर 4 पे लेके जाओगे। सिर्फ सैलरी कमा रहे तो टैक्सेबल इनकम का 75% लेके कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, सैलरी ऑब्वियसली ज्यादा आएगी। सिर्फ सैलरी कमा रहा हो तो टेबल 2 ही है। हाँ बोलो 1570000, ये है ना 30,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। कितने ले आए भाई इधर? 30,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। ये होगा ना? चले बताएं। 67,000 चलो भाई, बंदे का नाम क्या है? अजहर। ये कौन है? अजहर। अजहर खून के आंसू रो रहा है। अबे अजहर तुझे क्या हुआ? कैसे चुप कर जाओ यार, जमीन पे लेट गया, सड़क है। चुप कर जाओ यार, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, लुट मचाई हुई इन्होंने। गोल्डन हैंडशेक के पैसे आपको पता है इसको हर साल नहीं मिलते होंगे, सिर्फ एक दो रिटायरमेंट के बाद मिले हैं। तो गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट हैवी थी तो हायर स्लैब में गिर गया बेचारा। वैसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात कर रहा हूं, 4 लाख जमा 20,000 होता है 4,20,000, 4,20,000 जमा 2 लाख होता है 6,20,000। तो ये तो कहीं 6,20,000 या उस किसी स्लैब में करीब करीब जाने का आदि था। ये तो 5% रेट का इसको जो है वो चढ़ा हुआ है चस्का। ये तो वो उन चक्करों में होता है। ये तो ही इज वीपिंग लाइक एनीथिंग, ये तो अब रो रहा है। प्रॉपर्टी के चैप्टर की तरह यहां भी एक रिलैक्सेशन है, आप इसको सेपरेट में डाल दो। यहां नॉर्मल में डालना बाय डिफॉल्ट है, उधर सेपरेट जरूरी था, सेपरेट बाय डिफॉल्ट था। अगर दिल चाहे तो नॉर्मल में चले जाएं। इधर एक रिलैक्सेशन है। इधर क्या रिलैक्सेशन है? पहले मैंने नॉर्मल तरीके से चेक कर लिया। अगर आपको नॉर्मल तरीके से नॉर्मल कैलकुलेशन किया, नॉर्मल कैलकुलेशन का पता क्या मतलब होता है? पेज 30 31। अगर मैं नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन कर लिया, आपका दिल चाह रहा है उठा के सेपरेट में डाल दो। लेकिन ये प्रॉपर्टी की तरह नहीं होगा कि सारा सेपरेट में चला जाए। इसमें से आप सिर्फ इसको उठा के सेपरेट में डाल सकते हो, बाकी को नॉर्मल में ही रखना पड़ेगा। तो ये मक्खन है, मक्खन में से बाल निकालना है। बाल ही बहुत बड़ा है माशाल्लाह, पूरी गुत। तो मक्खन में से आपने बाल निकालना है और इसको सेपरेट रेट में लेके जा सकते हो अगर आपका दिल चाहे। तो ये मैंने कैलकुलेशन की है नॉर्मल तरीके से। तो ऑप्शन 1 इसमें मैंने क्या किया है? ट्रीट गोल्डन हैंडशेक स्कीम इन नॉर्मल वे। अब मैं एक ऑप्शन 2 से सवाल सॉल्व करने लगा हूं, यही दोबारा सारा। लेकिन यार एक बात याद रखना, आपके जहनों में एक चीज आ रही होगी कि इसको सेपरेट ब्लॉक में ले तो जाएं, लेकिन फिर सेपरेट ब्लॉक में ले तो जाएं लेकिन फिर हाँ सेपरेट रेट गिवन होना चाहिए इसका। वो जो सेपरेट ब्लॉक इनकम लिस्ट है ना चैप्टर 4 में, उसमें जाके आप इसको डाल सकते हो, ये भी सेपरेट ब्लॉक इनकम है। लेकिन कोई इतनी ऐसा वो है नहीं मेरी नजर में, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं उधर, इसलिए नॉर्मली मैंने डाला नहीं हुआ ऐसे ही। तो ये सिर्फ ये वाली चीज है ना, पूरे सैलरी के चैप्टर में हम 50-60 चीजें पढ़ेंगे, उसमें से सिर्फ ये वाली चीज आप निकाल के सेपरेट ब्लॉक में डाल सकते हैं। तो बाकी तो फिर किसमें रह जाएगी? नॉर्मल में। जी, इनकम फ्रॉम सैलरी एक लाइन ऊपर मैंने छोड़ दी है, पता नहीं क्यों। मैं कुछ लिखूंगा इधर। अब मैं दोबारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगा हूं। बेसिक सैलरी, और यार अब ये तो ना कैलकुलेट करवाना प्लीज, ये तो निकली रही है। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस
अभी अभी नोट नहीं करना, अभी नोट नहीं करना, नोट फिर मैं करने देता हूँ। हाउस रेंट अलाउंस 2 लाख। यार मुझे बताओ, अब मैं गोल्डन हैंडशेक ऐड करूं? ये कह रहे हैं ऐड करूं, वो कह रहे हैं ना करूं। ऐड करें फिर लेस करें, पैटर्न वही रखो अपना, पैटर्न वही रखो। गोल्डन हैंडशेक ऐड कर दो, कोई मसला नहीं, गोल्डन हैंडशेक ऐड कर दो, लेकिन ब्लू मार्कर से लिख दो ताकि याद रहे इसका जरा सेपरेट ब्लॉक है। नाम इसका इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगा, नाम नहीं बदलेगा। गोल्डन हैंडशेक बोलो टोल, लेकिन क्या करें? लेस गोल्डन हैंडशेक, इस पे सेपरेट रेट लगा देंगे 9,50,000। चलें जी, टैक्सेबल इनकम बोलो। $6,20,000। अब आप ऑप्शन 2 अलग सॉल्व कर रहे हो या इसी के ऊपर कोई सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल अलग सॉल्व करनी है, अलग सॉल्व करनी है। अच्छा यार टैक्स बोलो अब, टैक्स ऑन 6,20,000, 6,20,000। इसको नॉर्मल रखें, इसको नॉर्मल रखते हैं ना, इसको तो नॉर्मल रखें। तो पेज 30 खुला हुआ है, पेज 31 खुला हुआ है, ले आए इधर, नोट नहीं भी मैं करने दे रहा। बोलो 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। यार ये बच्चे अक्सर पूछते हैं 5% आप किस अमाउंट का ले रहे हैं? भाई ये देख लें, मैं पेज 31 पे हूं, बाकी इनकम्स को नॉर्मल तरीके से चलने दे रहा हूं, सेपरेट ब्लॉक माइनस करती है, बाकी इनकम्स को नॉर्मल तरीके से चलने दें। मैं यहाँ लिखूंगा, आप भी लिखें। बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ये रेट कहाँ से आया था? ये रेट पेज 31 से आया है जो भी मैं यूज करने लगा हूं। हाँ बोलो 5% ऑफ, ये 5% मैंने पेज 31 से रेट लिया है, कितना आ गया? 1,000। लेकिन एक और काम आपको पता होता है, ये तो टैक्स एनटीआर का है, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, गोल्डन हैंडशेक। क्या रेट लगाऊं इस पे? सेपरेट ब्लॉक इनकम में क्या होता है? टेबल दिया होता है, प्रॉपर्टी के चैप्टर में टेबल दिया हुआ था, कैपिटल गेन के चैप्टर में टेबल दिया हुआ था। मैंने तो आपको एक फिक्रा बोला था, हमारे सिलेबस में टेबल खत्म हो गए। आज के बाद कोई टेबल अब मैं और आपको नहीं दूंगा, और आज के बाद कोई टेबल पेपर में गिवन भी नहीं होगा। तो इसमें लॉ मेकर ने ना टेबल नहीं बना के दिया, उसने कहा आप सेपरेट ब्लॉक इनकम अगर कमा रहे हो ना गोल्डन हैंडशेक, तो आप अपना ही कहते मैं लॉ में कोई रेट नहीं देता, आप अपना ही पिछले 3 सालों का एवरेज टैक्स रेट यूज कर लो। टैक्स पेने का क्या अपना ही 3 सालों का पीछे टैक्स का जो रेट है ना वो यूज कर लो। 3 सालों का आपको अपना टैक्स का रेट पता है? 3 साल पुराना, 3 साल का पहला दूसरा तीसरा पिछले 3 साल का वो रेट आप यूज कर लो। वो बड़ा आसान है, वो तो आप ऐसे फौरन निकाल देंगे। आ जाए यार इधर। अच्छा अभी ये ना सवाल आज की क्लास में पूछने लग जाना, सर पेपर में क्या करना है, नॉर्मल से करेंगे या सेपरेट से करेंगे? पेपर में आप बता दें हमने क्या करना है, ये सवाल मैं कल डिस्कस कर लूंगा। अभी ये सवाल आज की क्लास के बाद आपने नहीं पूछना मेरे से। डिटेल्स ऑफ, अच्छा मैंने रूल क्या बताया पिछले 3 साल का टैक्स रेट हमने, डिटेल्स ऑफ प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर्स टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज एज फॉलोज। पिछले 4 साल का डेटा दे रहा है तो पिछले 4 साल का एवरेज रेट निकाल लेते हैं, तो अच्छी एवरेज आ जाएगी। ओ अच्छी उच्ची का चक्कर नहीं होता, लॉ को फॉलो करना होता है, अच्छी एवरेज आ जाएगी। पिछले 4 साल का डेटा दिया हो तो ये तो काटे। हमारा साल कौन से? 2011। सवाल की पहली लाइन ऊपर 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 11। तो कौन से साल का डेटा फारिग है जो हमारी नजर में डेटा है ही नहीं? हाँ 10 का नहीं यार, 10 का नहीं, पिछले 3 साल लेने हैं, 10, 9 और 8, तो 7 का डेटा काट दो। ये ऐसे ही उसने हमें परेशान करने के लिए दिया। अच्छा यार एवरेज कैसे निकालूं मैं? एवरेज कैसे निकालूं? एक काम करो, इन तीनों का टोटल बताओ, इन तीनों का टोटल, 3 का बताना, 4 का ना बताना। 1,08,000। इन 3 का टोटल बताओ। 10,22,22,22,000। इधर देखना, इधर देखना, देखते रहना, देखते रहना। गलत आ रहा है 10,22,22,000। 27,00,000,000। 27 लाख आ रहा है। अब 1,08,000 को डिवाइड करो 27 लाख से, मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि परसेंटेज में जवाब आ जाए। नहीं पॉइंट्स में अगर जा रहे हैं तो पॉइंट्स में बताओ। 4 पॉइंट एग्जैक्ट 4% आ रहा है।
4% मोहतरम क्या है? पिछले 3 सालों का एवरेज रेट, पिछले 3 सालों का एवरेज रेट। देखो ये क्या है? टैक्स, ये टैक्सेबल इनकम है। अगर टैक्सेबल इनकम पे रेट लगा के टैक्स आता है, असल में पिछले सालों में हो सकते स्लैब डिफरेंट हो, तो पता नहीं ये कैसे टैक्स निकला हुआ है। ये जाके चेक ना करना टैक्स सही निकला हुआ है या नहीं। ये पेज 31 यूज करके कोई चेकिंग ना करना बैठ जाना कि ये टैक्स क्यों 48,000 है इसका। वो पिछले सालों में पता नहीं कौन से स्लैब हो, कौन से सीरियल नंबर हो, हर साल हुकूमत ये पेज 31 चेंज करती रहती है। तो अच्छा, सारे सालों का टैक्स कितना? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था टैक्सेबल इनकम पे रेट लगाएं तो टैक्स आता है, तो टैक्स को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करें तो रेट आता है। दैट इज टैक्स रेट, पिछले 3 सालों का एवरेज। अब बता दो 9.5 लाख को किस पे टैक्स करूं? अब यार अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे बच्चों का। पता क्या करते हैं, मैसेज पता क्या भेजते हैं ग्रुप में, इधर देख सर ये 5% कहां से आया था? आपने तो 4% निकाला था। ओ मेरे भाई वो नॉर्मल रिजीम थी, वो पेज 31 पे गए थे, पूछते हैं अच्छा सर ये 5% कहां से आया था? आपने तो 4% एवरेज रेट निकाला था। भाई गोल्डन हैंडशेक के लिए 4% है, ये वो 5% तो पेज 31 वाला नॉर्मल रेट। बोलो 9.5 लाख इंटू 4%, अब इसका टैक्स बताओ। 39,000। इधर बोलो भाई। ऑप्शन 1 है हुकूमत को, ऑप्शन 1 है, आपसे सवाल पूछना आपने जवाब देना है। ऑप्शन 1 है हुकूमत को 67,000 दो, ऑप्शन 2 है हुकूमत को 39,000 दो। क्या देना पसंद करोगे? 67 देना पसंद करोगे? क्यों इमरान खान पीटीआई के हो? पीटीआई के नहीं हो तो चलो, वैसे भी चलो पीटीआई के भी हो तो क्यों ज्यादा क्यों? हुकूमत कह रही है कि या 67 दे दो या 39 दे दो, क्या देना पसंद करोगे? 39। ये कम वाला देना पसंद करोगे ना, तो टैक्स कम देना चाहिए हुकूमत को। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये टैक्स प्लानिंग है या टैक्स की वॉयलेशन है? ये लॉ की वॉयलेशन तो नहीं आपने की, आपको हुकूमत ने इजाजत दी है प्लान करने की कि आप टैक्स अपना कम देना चाहते हो, दे सकते हो। इस ऑप्शन का नाम क्या रखूं? ऑप्शन 2 का। पेपर में कैसे सॉल्व करना है कल बात करेंगे। ट्रीट गोल्डन हैंडशेक एज S.B। अब मैं एब्रिविएशन यूज कर सकता हूं, आपको पता है ये लफ्ज क्या है, सेपरेट ब्लॉक। यार याद रखना, प्रॉपर्टी के चैप्टर की तरह पूरी इनकम फ्रॉम सैलरी को सेपरेट ब्लॉक में नहीं बना देना, सिर्फ गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ब्लॉक बनाना है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नोट कर रहे हो अभी? एक सेकंड यार, कैमरा इधर कर दो, मैं पे नोट करने देता हूं। कैमरा इधर छोड़ो, पर ये 3 लाइनें कल पढ़ लेंगे। A over B, A over B वो जो मैंने भी किया है। Where A is the tax paid by employee on taxable income for 3 years and B is the taxable income of 3 years। तो रेट निकल आएगा 3 साल का। बाकी ये ना पढ़ें आप, इसको कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं जरा देख लूं, और ले दो कैमरा ले जाओ। सोल्यूशन इसी पैटर्न पे है ना बुक में भी? हाँ बुक में बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। अगर किसी ने नहीं भी नोट किया यार, ये देख लो यार, छोड़ो नोट आप खुद ही बाद में कर लीजिएगा। इधर देखो, इधर इधर इधर, ये 67,000 है और ये वो 39,000, 1,000 अलग, 38,000 अलग। कैमरा उधर कर देंगे। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। तो अब आप पॉज करके नोट कर लें, जिस किसी ने नोट करना है। मैं ओवर कर रहा हूं, चली जा रही है वीडियो, चले चलने दें, लेट इट चल लाइक एनीथिंग। लुट मचा दें पढ़ पढ़ के, घर वाले कहने लग जाए बेटा तुम ऐसे पढ़ो जैसे अगले दिन पेपर है। यार इस तरह अगर बच्चे पढ़ने लग जाएंगे कल पेपर है, ओए होए 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 होए, खीर हो जाए। वैसे लुटना मत जाए। वो कह रहे सर्टिफिकेट कदमों में, गोल्ड मेडल कदमों में, फिर तो कोई मसला ही नहीं, खुद देने आएंगे आए क्या भले। अस्सलाम वालेकुम।